हाय फ्रेंड्स, आज मैं सारांश से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है जिससे आप अपने फिंगर टिप्स पे अपने जो चीज़ें हैं उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगी टैक्सेशन के, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 दैट इज़ चार्जिंग सेक्शन। It says income tax shall be charged for any assessment year at the rate prescribed for that assessment year by the Annual Finance Act in respect of the total income of the previous year on every person specified under section 231. So assessment year चार्ज होता है इनकम टैक्स, और ये जो भी रेट्स एनुअल फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हुए हैं उस रेट्स पे चार्ज होता है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उस पर ये चार्ज होता है। और ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, जैसे कि इंडिविजुअल, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये सब जो पर्सन्स होते हैं उस पर चार्ज होता है। तो सपोज़ आपका 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, तो उस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है, मतलब अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 तक, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। और जो ये अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 का पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर, जिसमें असेस होगी हमारी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज़ अप्रैल 23 टू मार्च 24। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम देखते हैं। हमारे इनकम टैक्स में जो इनकम है उसको 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर होता है, इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो 1 अप्रैल से ये कमेंस हो जाता है। ठीक है, द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ द प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज़ टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विच इज़ द असेसमेंट ईयर। तो जिस साल में इनकम अर्न होती है दैट इज़ नोन एज द प्रीवियस ईयर, और जिस साल में हमारा ये टैक्सेबल होता है दैट इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। In case of business or profession newly set up or source of income newly coming into existence during the financial year, the previous year shall be the period beginning from the date of the setting up of the business or profession, or as the case may be the date on which the source of income newly comes into existence. तो जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस केस में नया नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो जिस दिन से बिज़नेस स्टार्ट होता है उस दिन से हम प्रीवियस ईयर काउंट करते हैं, अप्रैल से काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। सपोज़ हमारा प्रीवियस ईयर है FY 23-24, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा FY 24-25। FY 24-25 में हम रिटर्न भरेंगे अपने प्रीवियस ईयर के लिए, जब हमने इनकम अर्न करी, दैट इज़ 23-24 की इनकम में 23-24 में इनकम अर्न हुई, और 24-25 में उस इनकम पे हम टैक्स भरते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस टू द रूल। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही काउंट हो जाती है, असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होती है। 5 केसेस होते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन लीविंग इंडिया, AOP, BOI, artificial jurisdictional person forming a particular event or purpose, person likely to transfer property to avoid tax, discontinued business। अब देखो, ये 5 हेड्स आप डिटेल में अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो। ये एक आपको एक कैप्सूल दिया गया है ताकि जस्ट आपको दिमाग में रिमाइंड हो जाए कि ये पॉइंट्स थे। तो इनमें जैसे आप पढ़ोगे पर्सन्स लीविंग इंडिया, वो पर्सन इंडिया को छोड़ रहे हैं तो उनसे अभी हम अपना टैक्स ले लेंगे, नेक्स्ट ईयर में नहीं लेंगे। इस टाइप से और भी 5 चीज़ें हैं जिनको आप रीड करोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। ठीक है, अब पर्सन्स आ जाते हैं, कौन कौन पर्सन्स होते हैं लाइबल टू टैक्स। अब ये जो पर्सन्स में क्लासीफाई किया गया इनकम टैक्स एक्ट में एज इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP, local authority, artificial juridical person. So these are the kind of persons जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफ़ाइन किए गए हैं, और इनके सबके जो टैक्सेशन करने का तरीका है वो सबका अलग है। ठीक है, अब आ जाते हैं रेट्स ऑफ टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। तो जो इनकम टैक्स है वो
it is to be charged on every person at the rate which is prescribed for the year by the Annual Finance Act और the Income Tax Act 1961 और both. तो जो Finance Act होता है जो कि हर टाइम बजट के टाइम पे अमेंड होता है, उस एक्ट में हमारे जो रेट्स दिए हुए हैं उस रेट्स के हिसाब से जो इनकम टैक्स चार्ज होता है, ठीक है. सरचार्ज, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है. सरचार्ज इज़ एन एडिशनल टैक्स विच इज़ पेड ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स. सरचार्ज इज़ लेवीड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है. तो सरचार्ज जो लेवी होता है वो ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स होता है. और फिर इसके ऊपर लगता है HEC, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ़ एनी, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ़ एप्लीकेबल इज़ लेवीड. तो ये सब, ये जो HEC लगता है ये टैक्स अमाउंट पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता, ठीक है. अब आगे आ जाते हैं. नाउ these are the income tax rates which are prescribed. Individual HUF, AOP, BOI and artificial judicial person can pay tax at concessional rates under the default tax regime under section 115BAC. However, such persons have to forego certain exemptions and deductions under this regime. Alternatively, they can exercise the option to shift out of the default tax regime and pay the tax under the optional tax regime. तो बेसिकली 2 टाइप्स की regime होती हैं. तो जो पर्सनस हैं वो कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर सकते हैं अंडर द डिफ़ॉल्ट टैक्स regime, दैट इज़ अंडर 115BAC. लेकिन जब ये डिफ़ॉल्ट टैक्स regime में आते हैं तब इनको कुछ एग्जेम्पशंस फोरगो करने पड़ते हैं, ठीक है. अगर वो फोरगो नहीं करना चाहते हैं देन दे कैन कंटिन्यू, they can shift out of the default tax regime and pay the tax under the optional tax regime as per the regulations of the act, ठीक है. अब आते हैं इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन पे टैक्स एट कंसेशनल रेट्स. 2 टाइप की अब ये रजीम होती हैं, ठीक है. एक होता है जो कंसेशनल रेट की रजीम है, एक होता है जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में ऑप्शनल टैक्स रजीम में दिया गया है. ये स्लैब्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख सकते हो सारांश में. ये स्लैब्स दिए गए हैं. अप टू 3 लाख नील टैक्स है, देन 3 लाख टू 6 लाख 5% ऑफ द टोटल इनकम ग्रेटर देन 3 लाख, फिर 6 लाख टू 9 लाख पे, ऐसे ऐसे करके ये पूरे स्लैब्स दिए गए हैं, ठीक है. इसमें टोटल इनकम जो ऑप्शनल टैक्स रजीम है उसमें भी स्लैब दिया गया है. ये हमारा पुराना वाला है जो चलता आ रहा है, 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% ऑफ द टोटल इनकम है, 5% ऑफ द टोटल इनकम है, फिर जो भी 2.5 लाख के ऊपर अमाउंट है उस पर, और फिर 5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में है तो फिर जो 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% है, फिर उसके बाद 20% है 10 लाख तक. ऐसे आपका ये स्लैब है, ठीक है. ये जस्ट रिविजन वीडियो आई एम डूइंग इट अ बिट फास्टर. देन कम्स फॉर द सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन अगर इंडिविजुअल 60 ईयर्स और मोर है लेकिन 80 ईयर्स से कम है तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 2,50,000. और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है और दैट इज़ एज 80 ईयर्स और मोर, 80 या उससे ज़्यादा है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाएगी. अब कंसेशनल रेट अंडर द डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम अंडर 115BAC 1A, कंडीशंस फॉर अवेलिंग द कंसेशनल टैक्स रजीम, ठीक है. अब इसमें सर्टेन कंडीशंस हैं. अगर आप कंसेशनल टैक्स रजीम में जा रहे हो तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको अवेल करनी होती हैं. सर्टेन डिडक्शंस एग्जेम्पशंस आर नॉट अलाउबल. अगर आप ये वाली स्कीम लेते हो तो इसमें कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउबल नहीं हैं, ठीक है. जैसे 10(5) का लीव ट्रैवल अलाउंस आपका इसका एग्जेम्पशन नहीं ले सकते. देन हाउस रेंट अलाउंस का नहीं ले सकते. एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ड्यूटीज़ और पर्सनल एक्सपेंसेस. देन 10(17) में डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंस अलाउंस ऑफ MP MLAs नहीं ले सकते. 10(32) में एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. Tax holiday for unit established in SEZ, that is 10AA. So these are all the kind of exemptions which you cannot avail. You can go through it, what kind of exemptions you cannot take. Majorly house rent allowance, leave travel allowance, ये सारे जो exemptions mainly practical life में लेते हैं लोग. ATC, ATU, deductions under ATC and ATU are also not allowed.
Deductions under Chapter 6A other than employer's contribution towards NPS under 80CC-D, central government contribution towards Agnipath scheme and deduction in respect of employment of new employees under 80JJAA. सिर्फ इनके डिडक्शंस अलाउड हैं, बाकी 80C to 80U कुछ अलाउड नहीं है. ठीक है. इसके अलावा क्या फोरगो करना पड़ेगा? सर्टन लॉसेज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम. सेट ऑफ एनी लॉस, carry forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the reduction referred to in one above, or the under the head house property with any of the head of income would not be allowed. तो जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और सेट ऑफ करते हैं तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड या जो भी लॉसेस हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड पहले करते थे, या डेप्रिसिएशन है जो भी हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, वो अब हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अंडर दिस रिजीम अगर ये लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल है टू एनी ऑफ द रिडक्शंस विच आर मेंशन्ड अबव. अगर वो लॉस या डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूट करता है टू एनी ऑफ द रिडक्शन विच आर मेंशन्ड अबव, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर इनकम वुड नॉट बी अलाउड. तो सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम. ठीक है, ये दूसरी चीज़ है. फिर डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन. जो डेप्रिसिएशन होता था अंडर सेक्शन 32 जो कि डिटरमाइन होता था, हम जो डिटरमाइन करते थे, डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट एंटाइटल्ड टू मोर देन 40% वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सच ब्लॉक ऑफ एसेट. एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(1)(2)(a) हाउएवर कैन नॉट बी क्लेम्ड. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज़ टू बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट विच इज़ एंटाइटल्ड टू मोर देन 40%. अगर किसी का डेप्रिसिएशन जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में उसका डेप्रिसिएशन हमें पहले 40% से ज़्यादा मिलता था, उसको हम 40% उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू 40% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दैट ऑफ सच ब्लॉक ऑफ एसेट. और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पहले मिलता था, एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो अब हम क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. एग्जेम्पशन और रिडक्शन फॉर अलाउंस ऑफ परक्विजिट वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम. एनी एग्जेम्पशन और रिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट बाय वट एवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया वुड नॉट बी अलाउड. तो कोई भी डिडक्शन अलाउंस और परक्विजिट नहीं मिलेगा. In case of a person having a unit in IFSC referred to in section 80 LA whose income is chargeable to tax under section 115BA, C deduction under 80 LA would be allowed subject to fulfillment of the conditions specified in that sections. अब कुछ sections तो दे के इसमें कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एग्जेम्पशंस जो हमें पहले मिलते थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं. अगर आपका रेट रिड्यूस हुआ है, स्लैब रिड्यूस हुआ है, तो एग्जेम्पशंस भी विड्रॉ कर लिए गए हैं. तो ये नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी स्कीम को फॉलो कर सकते हो. आपको देखना पड़ेगा कि आपका ओल्ड रिजीम में कम टैक्स आ रहा है, न्यू रिजीम में उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. ठीक है, ये कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लेना. फिर टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम. इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. अगर किसी एसएससी का कोई इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, फिर सच इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी is not having income from business or profession, she can exercise an option to shift out of the default tax regime under this section, and such option shall be exercisable along with the return of income to be furnished for the previous year relevant to the assessment year. In effect, such business can choose whether or not to exercise the option इन ईच प्रीवियस ईयर. तो अगर आप सैलरीड हो और अगर आप बिज़नेस में नहीं फॉल करते, आपकी बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आप हर साल रिटर्न भरते वक्त चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम में जाना है. लेकिन अगर आपका बिज़नेस है या प्रोफेशन है, सच इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल person having income from business or profession has an option to shift out or opt out of the default tax regime under this section, and the option has to be exercised on or before the due date prescribed under 139 for furnishing the return of income for such previous year, and once such option is exercised it would be applied to subsequent assessment year. एक बार आपने चुन लिया कि आपको ये ऑप्शन लेना है, तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में वही आपको लेना पड़ेगा. Such person who exercise the above option of shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once, and
pay tax under the default tax regime under 115 BAC for the previous year other than the year in which it was exercised. ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने शिफ्ट किया है, ऑप्शन लिया है शिफ्टिंग का आउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम से मतलब ओल्ड टैक्स रजीम में गया है फॉर एनी प्रीवियस ईयर, और तो वो वापस नई टैक्स रजीम में आ सकता है सिर्फ एक बार, और उसको पे करना पड़ेगा टैक्स अंडर द डिफ़ॉल्ट टैक्स regime, that is the new scheme under 115 BAC for the previous year other than the year in which it was exercised. ठीक है, thereafter such person shall never be eligible to exercise option under this section except where such person ceases to have business income in which option he would be available. तो एक बार वो एक्सरसाइज कर सकता है, बस एक बार ही वो वापस आ सकता है, इसमें उसको एक बार चुनना पड़ेगा, फिर सब्सिक्वेंट ईयर में उसी हिसाब से वो टैक्सेबल होगा, फिर उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो वापस आ सकता है. AMT liability not attracted individual HUF, AOP, BOI or artificial juridical person paying tax under the default tax regime under section 115 BAC is not liable to alternate minimum tax under section 115 JC. Such person would not be eligible to claim AMT credit also. तो जो AMT इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम अंडर सेक्शन 115 BAC में हैं, उनको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट भी नहीं क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें बेसिकली सरचार्ज के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो देख लेते हैं अलग अलग. सबसे पहले आ जाते हैं सरचार्ज पे. इनकम टैक्स कंप्यूटेड अबव वुड बी इंक्रीज बाय सरचार्ज गिवन अंडर द फॉलोइंग टेबल. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन paying tax under the default tax regime, exercising the option to shift out of the default tax regime and paying tax under the normal provision. तो दो केसेस हैं इसमें. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम दैट इज़ 115 BAC फॉलो कर रहे हैं, ये इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है. टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 11A, 112 एंड 112A इज़ ग्रेटर देन 50 lakhs बट लेस देन 1 crore, तो रेट ऑफ सरचार्ज इज़ 10%. अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A, 112 and 112A is greater than 1 crore but less than 2 crores, तो 15% सरचार्ज है. देन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड, अब ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A, 112 एंड 112A इज़ ग्रेटर देन 2 crore. अगर इनको एक्सक्लूड करके टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन 2 crore देन it will be 25%. Dividend income and income tax and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A not exceeding 15%. तो बेसिकली जो डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेंस इनकम है, उस पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा. ठीक है, और जो बाकी बची हुई इनकम है उस पर जो है सरचार्ज इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन जो इन पे है दैट इज़ विल नॉट एक्सीड 15%. Then total income including dividend income and capital gains chargeable to tax under 11A, 112, 112A greater than 2 crore in cases not covered under 3 above. तो अगर टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 crores है इन केसेस नॉट कवर्ड इन 3 above, तो इसमें 15% लगेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रोविजंस पे. टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A ग्रेटर देन 50 lakhs but less than 1 crore, that is 10%. टोटल इनकम including dividend income, capital gains under section 111A, 112, 112A greater than 1 crore but less than 2 crores, 15%. Total income and capital gains chargeable to tax under 111A, 112, 112A greater than 2 crores but less than 5 crores, 25%.
इसमें डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेंस चार्जेबल टू टैक्स अंडर 11A, 112 एंड 112A नॉट एक्सीडिंग 15%। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेंस चार्जेबल टू टैक्स इज़ ग्रेटर देन 5 करोड़ 37%। और जो डिविडेंड इनकम है एंड कैपिटल गेंस चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A एंड 112 नॉट एक्सीडिंग 15%। टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड income and capital gains chargeable to tax under 111A, 112, 112 greater than 2 crores in cases not covered in 3 above and 4 above, तो इसमें आ जाएंगे 15%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सरचार्ज के रेट्स। अब आ जाते हैं फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी में क्या सरचार्ज है। इनकम टैक्स ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम एट द रेट ऑफ 30%। ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, सरचार्ज की बात नहीं हो रही है। इनकम टैक्स कितना लगता है फर्म के केस में, LLP या लोकल अथॉरिटी के केस में टोटल इनकम पे 30% लगता है, और कैपिटल गेंस अंडर 112, 112A एंड 111A में लगता है एट स्पेशल रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शंस। सरचार्ज कितना लगेगा, अगर टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो 12% ऑफ द इनकम टैक्स कंप्यूटेड एज अबव। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम चेक करते हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या रेसिडेंट इन इंडिया है और इन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है। अगर हाँ, अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो इज़ इट ऑप्टिंग फॉर, तब हम चेक करेंगे इज़ इट ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स रेजिम अंडर 115BAD। अगर येस तो 22% ऑफ द टोटल इनकम, अगर नहीं तो, अगर लेस देन 10,000 इन टोटल इनकम है तो रेट ऑफ टैक्स विल बी 10% ऑफ टोटल इनकम। अगर ग्रेटर देन 10,000 है बस बट लेस देन 20,000 है देन 1000 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम ग्रेटर देन 10,000। अगर ग्रेटर देन 20,000 टोटल इनकम है देन 3,000 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, ये हो गया अगर इट इज़ नॉट एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एंगेज्ड है तो फिर हम चेक करेंगे इज़ इट सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 एंड कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन और बिफोर 31/3/2024। अगर नहीं तो फिर हम वापस वहीं पे जाएंगे जहाँ भी गए थे। अगर हाँ तो इज़ इट ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम, अगर नहीं तो ठीक है, फिर हमको वैसे ही नॉर्मल रेट से करेंगे। अगर हाँ, अब देखो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर लेगी प्लस कंसेशनल टैक्स रिजीम में आ जाएगी, उसके बाद ये वाला रेट लगेगा क्या, 15% ऑफ इनकम डेराइव फ्रॉम और इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स इन रिलेशन टू सेक्शन 115BAD, 115BAE। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट्स अंडर सेक्शन 115BAD और 115BAE एज द केस में बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इनकम अदर देन द इनकम डेराइव फ्रॉम और इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 22% इफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स अंडर 115BAE। अगर कंसेशनल टैक्स ऑप्ट कर रही है तो 22% पे होता है। अदर दैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, अदर दैन इनकम डेराइव फ्रॉम और इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। लेकिन अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम नो रिडक्शन और अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सच इनकम, कुछ भी इसको एक्सेप्शन, रिडक्शन, अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा अगर वो 22% पे जाता है। सच कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में ही एंगेज होगी तभी इसको ये मिलेगा। ठीक है, फिर इनकम कवर अंडर चैप्टर 12 वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट मेंशन इन द सेक्शन स्पेसिफाइड। अब आ जाते हैं सरचार्ज पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग अंडर सेक्शन 115BAD, 115BAE, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो ऑप्ट कर रही है अंडर सेक्शन 115BAD और 115BAE तो सरचार्ज कितना लगेगा। अभी तक हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, अब सरचार्ज की बात कर रहे हैं। तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पेबल एट दी स्पेशल रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स पे लगेगा इंक्लूडिंग टैक्स पेबल एट दी स्पेशल रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम।
लेकिन अगर वो BAD और BAE में नहीं ऑप्ट कर रहा है, तो अगर लेस देन 1 करोड़ है तो नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो 7% ऑफ द इनकम टैक्स पे सरचार्ज लगेगा, 7% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज लगेगा। और ग्रेटर देन 10 करोड़ टोटल इनकम है तो 12% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अब कंपनी के केस में आ जाते हैं। कंपनी के केस में 2 केसेस कंसिडर करेंगे, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, पहले आ जाते हैं हम अपनी नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी पे। सबसे पहले हम देखेंगे, इज़ इट एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगर येस, इज़ इट सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/10/19 एंड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन और बिफोर 2024 से पहले क्या उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया था और क्या वो रजिस्टर हो गई थी आफ्टर 2019? अगर हाँ, तो क्या वो BAB दैट इज़ कंसेशनल टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रही है? अगर हाँ, ये तीनों कंडीशन मीट हो जाती है, देन 15% ऑन इनकम डेराइव फ्रॉम सच इंसिडेंट फ्रॉम और इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा इनकम टैक्स लगेगा। अगर ये तीनों नो हैं तो क्या हम देखेंगे क्या वो कंसेशनल टैक्स रिजीम 15BAA, अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया BAB। ठीक है, अब BAA में क्या वो ले रहा है, फॉल कर रहा है? अगर हाँ तो 22% ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा, अगर नहीं तो डज इट्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फॉर FY 21-22 इज़ लेस देन 400 करोड़? अगर 400 करोड़ से लेस है तो 25% टोटल इनकम का हमारा इनकम टैक्स आएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो 30% ऑफ द टोटल इनकम हमारा टैक्स होगा कंपनी के केस में। अगर फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा? रॉयल्टीज़ एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दैट इज़ FTS received from government or an Indian concern in pursuance of an agreement approved by the central government made by the company with government of Indian concern between 1/4/1961 and 31/3/1976 in case of royalties, and between 1/3/1964 and 31/3/1976 in case of FTS, अगर ये है तो 50% ऑफ टोटल इनकम लगेगा। ठीक है, अब थोड़े नोट्स देख लेते हैं 15BAA और 15BAB के रिलेशन में। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 15BAA और सेक्शन 15BAB एज द केस में बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, इनकम अदर देन इनकम डेराइव फ्रॉम और इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 22% इफ द कंपनी इज ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल टैक्स regime under 15BAB. In respect of such income, no deduction or allowance in respect of any expenditure or allowance shall be allowed in computing such income. Such company should not be engaged in any business other than the business of manufacturing or production. ठीक है, अब आ जाते हैं इनकम कवर अंडर 12 वुड बी सब्जेक्ट टू द टैक्स एट डेट मेंशन, ये तो वही है जो ऑलरेडी था ऊपर। अब आ जाते हैं सरचार्ज पे। सरचार्ज पहले हम डोमेस्टिक कंपनी का देखते हैं, फिर फॉरेन कंपनी का। डोमेस्टिक कंपनी में जो कि 115BAA में ऑप्ट नहीं कर रही है तो उसमें सरचार्ज क्या लगेगा? अगर लेस देन 1 करोड़ है तो नो सरचार्ज, ग्रेटर देन 1 करोड़ है, लेस देन 10 करोड़ है तो 7% ऑफ द इनकम टैक्स लगेगा, और अगर ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो 12% ऑफ द इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर ऑप्ट कर रही है फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम अंडर 115BAB और 115BAA तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पेबल एट स्पेशल रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेन कंपनी के केस में। फॉरेन कंपनी के केस में अगर लेस देन 1 करोड़ है टोटल इनकम तो नो सरचार्ज, ग्रेटर देन 1 करोड़ लेस देन 10 करोड़ है तो 2% ऑफ द इनकम टैक्स, ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो 5% ऑफ द इनकम टैक्स। तो बेसिकली आप देख रहे हो फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज कम है 2%, 5%, और डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज ज़्यादा है। दिस इज़ टू इनकरेज द फॉरेन कंपनीज। ओके, नाउ स्पेशल टैक्स इन रेट ऑफ सर्टेन इनकम। सब कुछ इनकम्स होते हैं जिस पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिकली आप एंड तक आते आते आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम एज मेंशन बिलो। द इनकम टैक्स 1961 हैज प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक rates. The special rates of income have to be applied on respective component of total income irrespective of the tax regime and SSC. ठीक है, सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अदर देन LTCG टैक्सेबल एट एज पर सेक्शन 112A। 112A को छोड़ के
ये बात कर रहे हैं 112 नॉर्मल सेक्शन की बात हो रही है, 112A की बात नहीं हो रही है। 112A शेयर से रिलेटेड होता है। अगर 112 की बात हो रही है तो 20% लगेगा टैक्स। 112A में आ जाते हैं LTCG ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट इज दैट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शुड हैव बीन पेड। STT पेड होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, टाइम एंड ऑफ और पेमेंट ऑफ STT बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर STT पे होना चाहिए। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र पे होना चाहिए STT, ठीक है। इस पे क्या है, LTCG कितना लगेगा, ग्रेटर देन अगर 1 लाख इनकम है तो 10%, ठीक है। LTCG अप टू 1 लाख इज एग्जेम्प्ट, LTCG exceeding 1 lakh is taxable at the rate of 10%. I think they have not updated it because there is some changes in LTCG as per the budget. You have to go through those changes. They have made certain, okay, that will be applicable from next time. तो अभी के लिए यही है, ठीक है। आ जाते हैं 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, that is less than 1 year. The condition for availing this concessional rate, the transaction of the sale of equity should be entered into on or after 1/10/2004 and such transaction should be chargeable to STT, ठीक है। तो इस पे कितना रेट है, 15%। अब आ जाते हैं 115BB पे, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, इस टाइप की विनिंग्स हैं तो 30% लगता है टैक्स। 115BBG दैट इज़ नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, इस पर 30% टैक्स है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम दैट इज गिवन इन 115BBE, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 68 और सेक्शन 69 और सेक्शन 69A और सेक्शन 69B और सेक्शन 69CD, दैट इज़ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 60%। अब आ जाते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आई हैव ट्राई टू कवर इट एज क्विकली एज पॉसिबल, तो जस्ट शेयर अभी देख लेते हैं बाकी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। रिबेट अंडर 87A दैट इज़ अवेलेबल टू ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉन रेसिडेंट को ये रिबेट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, ठीक है। where resident individual paying tax under section 115BAC, where residential individual tax paying under the optional tax regime. अगर हम concessional tax regime में जाएँ that is 115BAC, तो कितना रिबेट मिलेगा if total income is less than 7 lakhs, ठीक है। तो lower of income tax और 25,000 is allowable as rebate. इनकम टैक्स या फिर 25,000 जो भी कम होगा दैट इज़ अलाउबल एज अ रिबेट। लेकिन अगर आप ऑप्शनल टैक्स रजीम में हो, दैट इज़ ओल्ड टैक्स रजीम, अगर आपकी टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख तभी आपको रिबेट, टोटल इनकम इज़ 5 लाख और लेस देन 5 लाख तभी आपको रिबेट मिलेगा। और लोअर ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 इज़ अलाउबल एज रिबेट, ठीक है। जो भी इनकम टैक्स, सपोज आपका 10,000 इनकम टैक्स मिला बना तो आपका 10,000 ही रिबेट होगा, ठीक है। तो 12,500 या फिर 10,000 जो भी लोअर होगा दैट विल बी योर रिबेट। नाउ इन केस ऑफ देयर आर सम नोट्स, इन केस ऑफ resident individual paying tax under 115BAC and if TI of such individual is greater than 7 lakhs and income tax payable on such total income exceeds the amount by which total income is excess in case of excess of 7 lakhs, the rebate would be as follows. Total income, compute the tax liability on total income. Then if B is greater than A, that is compute tax liability on total income, that is your tax liability on total income is greater than the total income itself, ठीक है। rebate under 87A would be B minus A. The amount of rebate under section 87A cannot exceed the amount of income tax as computed before allowing such rebate on total income of the SSE. Rebate is allowed from income tax computed before adding HEC on income tax. Rebate is however not available in respect of tax payable at the rate of 10% on LTCG taxable under 112A. तो जो आपका LTCG होता है 112A दैट इज़ इक्विटी वाला, उस पर रिबेट नहीं मिलता है, वो अलग से हमारा कैलकुलेट होता है, उस पर कोई रिबेट नहीं है, ओके। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, जो टोटल इनकम, आपको समझ में आया क्या? टोटल इनकम
अगर हमारी 7 lakhs है, ठीक है, उसको एक पार्ट ले लो ए, फिर हम इस पे टोटल कंप्यूट टैक्स, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम बी। सपोज़ 7 lakhs हमारा टोटल इनकम है और हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाला 7 lakh पे, ठीक है। इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वुड बी बी माइनस ए। स्टेप 1 इज़ टोटल इनकम माइनस 7 लाख। सपोज़ आपकी टोटल इनकम 10 लाख है, ठीक है, और उसमें से अब 7 लाख जो है वो हमारा एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाता है। तो अगर 10 लाख है आपकी टोटल इनकम और 7 लाख आपका ये जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है, दोनों को आप माइनस करोगे 3 लाख, ठीक है। और अगर आप इनकम टैक्स निकालते हो बी पे, दैट इज़ टोटल इनकम पे, सपोज़ 10 लाख पे आप अपना इनकम टैक्स निकालते हो, ठीक है। अगर आपका जो टोटल इनकम टैक्स है वो आपके जो टोटल इनकम और 7 लाख के बीच के डिफरेंस से भी ज़्यादा है, तो जो रिबेट है वो बी माइनस ए ही होगा। आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सिर्फ उसी का आपको रिबेट मिलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज रिलीफ, विच दे हैव नॉट मैंशनड इट एक्सप्लिसिटली है। दिस इज़ नोन एज रिलीफ, इन विच हम ये बोलते हैं कि जो हमारा जो टैक्स है वो हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो बस थोड़ा सा स्लैब से ज़्यादा है तो उसको हम इतना नहीं टैक्स कर सकते कि वो आउट ऑफ द, मतलब जितना इनकम है उससे ज़्यादा ही टैक्स हम पे कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट मार्जिनल रिलीफ। इसमें टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट हियर। तो दिस वाज बेसिकली अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया टैक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, then we discussed about the types of persons, then we discussed about the income tax rates which are applicable, then we discussed about the old regime, new regime, then we discussed about the tax rates in case of various persons, surcharge in case of various persons, then we discussed regarding the rebate under section 87A. Then also we discussed about the special rates of taxes in respect of certain incomes. Thank you so much for watching. I hope it was of some help. If you have any confusion regarding anything, you can just drop me a comment. I'll try to cover the other topics as well as and when I get time. And please comment below if you have any doubt or if you want me to answer any of the questions. Thank you so much for watching.